नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आरजे सूरज और आज हम बात करेंगे ईएनटी से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में और हेड एंड नेक जो हमारे यहाँ पे कैंसर का सबसे बड़ा पॉइंट माना जाता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मेरे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर कैलाश पचार सर, मनु ईएनटी हॉस्पिटल से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हेड एंड नेक कैंसर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे वो क्यों होती है, क्या कारण है इसका? हेड एंड नेक कैंसर अपने राजस्थान की शेखावाटी और इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं बोलूँ कि हेड एंड नेक कैंसर सबसे बड़ा कारण है कैंसर बीमारी के अंदर इस एरिया में। इसका कारण ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और न्यूट्रिशनली थोड़े पुअर हैं, ये खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं, सब चीज़ें मिलके इस कैंसर को बढ़ावा देते हैं। आजकल ये पेस्टिसाइड का यूज़ है, ये भी हेड एंड नेक कैंसर को बढ़ावा देती हैं। अभी गवर्नमेंट आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख में से 73 लोगों को हेड एंड नेक कैंसर हो रहा है, लेकिन हम रूटीन डे टू डे एक्टिविटी जो पेशेंट देखते हैं उनके अनुसार ये आंकड़ा उससे भी बड़ा है। हम रूटीनली बहुत सारे नए नए केस आ रहे हैं, जो पुराने जो रेट थी उससे बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। गवर्नमेंट के भी आंकड़े धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे और इसका ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। अब अपने को बहुत इसमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। पहले है कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टोबैको का यूज़, स्मोकिंग की तरह यूज़ करते हैं, उसको चबाते रहते हैं गुटखे के रूप में। इसके साथ में ये जो करते हैं उसके लोग अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है पेशेंट के लिए। अब अपने को इससे कैसे तो ध्यान रखेंगे भी अपने को हो रहा है, तो एक तो ये हाई रिस्क हो गई। यदि 85% से 90% उन्हीं लोगों में कैंसर होता है जो टोबैको का यूज़ करते हैं। अब यदि टोबैको के साथ पेशेंट अल्कोहल का भी यूज़ करता है तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। और यदि उसकी न्यूट्रिशन पुअर है तो और आंकड़ा बढ़ जाता है। अब देखो 2-4% ऐसे कारण है, उसके अलावा होता है। पेशेंट आते हैं हमारे पास कि नहीं सर उनके अलावा भी तो लोगों को होता है, टोबैको से थोड़ी होता है। ये बहुत ही देखिए अनुसी तर्क है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मेजर कारण है अभी 100 में से यदि 98% जो कारण है अपने को तो उसको हटाना है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि आप कैंसर से कैसे बचेंगे, इन चीज़ों से दूर रहें। दूसरा, यदि हो गया है तो कैसे पता चले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यदि कोई अल्सर, हेड एंड नेक अंगों को अपन इस पार्ट से डिवाइड करते हैं कि एक तो ओरल कैविटी जो हर पेशेंट भी अपने आप की देख सकता है, और एक जो नीचे वाला एरिया जिसको नहीं देख सकता, अपन दोनों पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। जो अपन देख पा रहे हैं उसमें क्या होता है, पेशेंट को अल्सर होता है। तो ऐसा अल्सर जो 15 या 20 दिन से अपने नॉर्मल B12 फोलिक एसिड ले रहे हो या और दवाइयाँ भी आप ले रहे हो और पेशेंट सही नहीं हो पा रहा है और वो अल्सर बढ़ता ही जा रहा है, या उसमें धीरे धीरे पहले पेनलेस होता है फिर पेन होना चालू हो गया, तो इसके लिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यदि ऐसा अल्सर है तो अपने निकटतम जो भी ENT सर्जन है आप उसको दिखाएं। और कोई ज़रूरी पड़ी, यदि आपको डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसको बायोप्सी की ज़रूरी है, तो बिल्कुल ना डरें। ये भी एक बहुत गलत अवधारणा है कि हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई इसकी बायोप्सी करा लें, तो ये कि आप टुकड़े की जाँच नहीं कराएंगे। मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं कराओगे, क्या हमने सुना इससे फैल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी के भी हो जाए, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, ये ऐसे ही सही होगी। तो आप जो भी एक गलत अवधारणा इनको दिमाग से निकालें। यदि पहली बात अपन कोशिश करेंगे ना हो, यदि हो गया हो तो अपने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी उसको कैच करें कि भाई ये अपना कैंसर है कि नहीं। इसके लिए अपन बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी ली, उसमें अपने को पता चला कि कैंसर है, तो कैंसर सर्जन से जल्दी अपन संपर्क करें और उसका निवारण लें। और दूसरे कौन से हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो ओरल कैविटी जिसमें अपन देख पाते हैं, पेशेंट देख पाता है कि आपके ये अल्सर है कि नहीं। कई बार जो डीप पार्ट में यदि कैंसर होता है तो उसमें पेशेंट के क्या सिम्टम होते हैं। यदि जीभ के नीचे वाले में एरिया में या और उससे डीप वाले एरिया में होता है तो पेशेंट को कंटिन्यूस पेन रहता है, गले में खरांस रहती है, या कई बार ईयर एक होता है। आप डॉक्टर को ईयर दिखाने जाओगे, कोई एकदम नॉर्मल है तो उसको लाइटली ना लें। यदि गले का कैंसर ईयर एक के रूप में प्रेजेंट करता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनको कोई कंप्लेंट नहीं, उनको दर्द भी नहीं होता, लेकिन कान में दर्द है साहब और गले में थोड़ी सी खरांस है, तो वो भी आप सतर्क हो जाएं। यदि आप टोबैको का यूज़ करते हैं और अल्कोहल यूज़ करते हैं और ये सिम्टम आपके हैं, तो इसका एक फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोपी उसको भी एग्जामिनेशन होता है, वो बिल्कुल कराइए आप। इसके अलावा ये तो वोकल कॉर्ड का कैंसर होता है, उसमें पेशेंट को कोई परेशानी नहीं, केवल थोड़ी सी आवाज़ में चेंज होता है। पेशेंट समझता है मेरे को जुकाम है, अब जुकाम या कोई खांसी है वो रह जाए 5 दिन, रह जाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, यदि बाद में भी रह रही है तो आप उसको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं और अपना एग्जामिनेशन कराएं। क्योंकि चेंज जो वॉइस वाले में होती है उसके अलावा पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं होती, पेशेंट को खाने में तकलीफ नहीं, पेशेंट के कोई दर्द नहीं है, पेशेंट को और कोई तकलीफ नहीं है, तो पेशेंट उसको लाइटली लेता है।
दूसरी बात है जो वोकल कॉर्ड के कैंसर होते हैं जिसमें केवल आवाज़ में चेंज होता है, उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं यदि आप प्राइमरी स्टेज में डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बात है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा था कि तंबाकू और ये अल्कोहल ये जो इनका सेवन करते हैं इनको ज़्यादा रिस्क रहती है। हमने सभी जगह देखा है कि उन पर लिखा होता है वैधानिक चेतावनी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम देखते हैं अच्छे देखें, मगर फिर भी हम अगर हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें दिख रहा है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली, वो छूट नहीं पाता है। इसका क्या रीज़न है? देखो इसके मैंने 20 साल के अपने पीरियड में मैंने देखा है कि लगभग 95% लोग इसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। लोगों को कैंसर हो जाता है, हम उनको ट्रीट कर देते हैं, पेशेंट वापस बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है कैंसर से, फिर भी वो 2-3 साल बाद में दोबारा स्मोकिंग करने लगता है, टोबैको का यूज़ करने लगता है और वो सेकेंडरी कैंसर लेके आते हैं। अब उसके पीछे कई 2-3 कारण जो मेरे समझ आए हैं, उनमें एक तो कि उसकी इच्छा शक्ति, इसमें टोबैको को छोड़ने में और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति बहुत काम आती है। क्या अपना दिमाग होता है वो इस पर फिजिकली डिपेंडेंट रहता है तो नए नए विचार लाता है। अब दिमाग एक विचार ये लाता है, कई पेशेंट बताते हैं कि साहब क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतना जीना है जी लिए, ऐसे मतलब फालतू आइडियाज़ दिमाग में आते रहते हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करते हैं और आप दोबारा से उनको करते हैं। दूसरी होती है कि आपका जो ग्रुप है, जो फ्रेंडशिप ग्रुप है या जैसा ग्रुप है, आप बिल्कुल ऐसे लोगों से बचें यदि आपको ऐसा है कि जो इसको प्रोवोक करते हैं कि नहीं आप क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी तो पी रहा हूँ, वो लोग भी तो 2-2 बंडल पी रहे हैं या वो रोज़ शराब पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ऐसे सर्किल से बिल्कुल दूर रहिए क्योंकि वो आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करेंगे। हर आदमी कोशिश करेगा, जीना हर आदमी चाहता है। तीसरा होता है कि उसका फ्रेंडशिप सर्किल मजबूत होना चाहिए और उसको जो फैमिली सपोर्ट है वो रहना चाहिए। जिस टाइम आपको आत्मशक्ति की ज़रूरत होती है या वो छोड़ने जा रहा होता है तो कई बार वो अकेलापन महसूस करता है, असहज महसूस करता है, क्योंकि वो बॉडी में चेंजेज होते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस कैसे रहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं दोबारा पी लूँ। लेकिन जब फैमिली का और दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि उसको मोटिवेट करें कि ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़ेंगे तो ही हो पाएंगे। छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जिसको हुआ है उसको तो छोड़ना ही है और जिसको नहीं हुआ है वो आगे से सतर्क रहे, क्योंकि इस एरिया में गवर्नमेंट आंकड़ों के हिसाब से हर 1 लाख में से 73 को हेड एंड नेक कैंसर हो रहा है। लेकिन अभी नए जो डाटा आएंगे, अभी गवर्नमेंट जुटा रही है, मेरे को लगता है इससे डबल या इससे ज़्यादा भी ये आंकड़ा हो सकता है। इसलिए यदि मौत का सबसे इम्पोर्टेंट कोज जो है कैंसर में, उससे अपन एक ये छोटी सी चीज़ को छोड़ के बच सकते हैं तो अपने को बचना चाहिए, क्योंकि जीवन से बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। सर एक क्वेश्चन और था जो आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो रात को सांस लेते तो मुंह खोल के सांस लेते हैं, नाक से नहीं ले पाते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखो बच्चों में माउथ ब्रीदिंग का सबसे मोस्ट कॉमन कारण है एडिनोइड हाइपरट्रोफी। अब देखो एडिनोइड होता क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू होता है, जैसे टोंसिल होते हैं वैसे ही एक लिम्फोइड टिश्यू है जो नाक के पीछे वाले एरिया में होता है। नाक जहाँ मुंह में जाके खुलता है उस एरिया में लिम्फोइड टिश्यू होता है। वो बहुत सारे, अब ये कॉमनली बढ़ती जा रही है समस्या, लोग इसको लाइटली लेते हैं। जैसे बच्चा रात को माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, अब उससे परेशानियां क्या हो जाती हैं भाई, माउथ ब्रीदिंग करेगा, जैसे रात को मुंह खोल के सोया तो 12 घंटे से 15 घंटे बच्चे सोते रहते हैं, तो उससे क्या उसका फेशियल डिसफिगरमेंट होगा। अब रात को बच्चा प्रॉपर्ली सो नहीं पाएगा तो दिन में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। इसके इफेक्ट पड़ेंगे 10 साल बाद में, वो घर वाले समझ नहीं पाते। जो अपने दांतों का ऊपर नीचे दांत आना, ये भी उस एडिनोइड की वजह से होता है। बच्चों के पूरा फेशियल डिसफिगरमेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल लाइटली ना लें। शुरुआती स्टेज में मेडिसिन से इसका इलाज है, और यदि मेडिसिन से नहीं हो रहा है, अब ये क्या होता है कि नॉर्मली माउथ ब्रीदिंग बच्चे पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, वो बिल्कुल ट्राई करते हैं शुरुआती स्टेज में, मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करें, उसका ट्रीटमेंट लें। मेडिकली पहला इलाज है, और नहीं होता है तो अपने बच्चे को माउथ ब्रीदिंग ना करने दें, क्योंकि नाक से सांस लेना बहुत ज़रूरी है उसके फेशियल के लिए, उसके दिमाग की संरचना पूरी तरह सही हो उसके लिए, ये बात है। अच्छा सर, एक कॉमन समस्या और होती है, बीमारी जिसको कहूँगा कि जो लोगों में देखी जाती है, टॉन्सिल्स। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि खाने में तकलीफ होती है, खा नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते, कई बार तो इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं टॉन्सिल्स का थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा क्यों होते हैं और किस तरह से इसका इलाज हमें इजीली करना चाहिए? देखो टॉन्सिल एक वही, जैसे मैं एडिनोइड के बारे में बताया था, वैसे लिम्फोइड टिश्यू है टॉन्सिल। ये अपने गले में दोनों साइड में, अंदर की साइड में पाए जाते हैं। ये शुरुआती अपने जीवन के में इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, उसके बाद में नहीं होते हैं। अब टॉन्सिल क्या है कि अपन कोई भी अपने जीवाणु बॉडी में जाता कैसे, अपन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एंट्री पॉइंट यही है।
तो इन्फेक्शन लगने की संभावना टॉन्सिल में सबसे ज़्यादा होती है। अब टॉन्सिल में क्या करना होता है भाई, टॉन्सिल किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। यदि साल में 3 बार तक टॉन्सिल इन्फेक्ट हो रहे हैं तो ओरल मेडिसिन लें आप, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 बार से ज़्यादा हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको टॉन्सिल रखने नहीं चाहिए। उसके क्यों नहीं रखने चाहिए कि ये अपने सरदर्द नहीं है कि टॉन्सिल में दर्द हो रहा है। टॉन्सिल में स्टेफाइलोकोकल जो एक बैक्टीरिया बोलते हैं उनकी कॉलोनियाँ बन जाती हैं। अच्छा। वो आपको हार्ट को, किडनी को, हर जॉइंट्स को, इनको कमज़ोर करती है समय के अनुसार, और इनमें किडनी में, इनमें हर टाइप की बीमारियां पैदा करती है जो आगे जाके अपने को पता चलता है। और अब इससे बचें कैसे? अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा रखें, फल फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं। सबसे बचने का तरीका कोई भी बीमारी से ये है कि अपना इम्यून सिस्टम ऊपर रहे, इसका दूसरा तरीका नहीं। और उसके इंडिकेशन अभी 3 बार से ज़्यादा हो तो अपन उसको सर्जरी करा लें, और 3 बार से कम है तो होते ही अपना ओरल मेडिसिन लें। ये एक नाक की हड्डी बढ़ना बहुत लोगों में देखा जाता है। देखो, नाक की हड्डी का क्या है, इसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। ये कोई अपने चिंता का विषय नहीं है। सिम्टोमेटिक डेविएटेड नेजल सेप्टम अपने लिए चिंता का विषय। यदि नाक की हड्डी टेढ़ी है और आपको सांस में तकलीफ कर रही है तो अपने को उसके बारे में सोचना चाहिए। आजकल क्या है, ये जैसे ही लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, लोगों का मोटापा बढ़ा है, और जैसे फैट इस एरिया में कंप्रेस करता है, नाक की हड्डी उसकी टेढ़ी है, तो लोगों में स्नोरिंग ज़्यादा होने लग गई। तो स्नोरिंग एक बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए तकलीफदायक काम है, उसके पार्टनर के लिए भी है। वो रात को सो नहीं पाता तो दिन में फिर झपकियाँ लेता रहता है। अभी एक डाटा में पढ़ रहा था कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसमें मोस्ट कॉमन कारण ये स्नोरिंग की वजह से लोगों को डे टाइम में जो नींद का एक छोटा सा एपिसोड आता है, वो सबसे बड़ा कारण, गाड़ी चलाते वक्त भी आ जाता है। गाड़ी चलाते वो सबसे बड़ा कारण है। इसलिए स्नोरिंग का इलाज बिल्कुल करें। उसमें क्या इलाज है स्नोरिंग का? पहला इलाज है लाइफस्टाइल चेंजेस। आप अपना वेट कम करें, सुबह उठें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिससे बॉडी टोनअप रहेगी। यदि उससे लाइफस्टाइल चेंजेस से यदि आपको फ़ायदा मिल जाता है और आप स्नोरिंग से पार पा जाते हैं तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है तो 2-3 स्टेज की सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं। तो स्नोरिंग को भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब ये डे टाइम ये एक्सीडेंट्स का ये खतरा है तो आपके लिए नहीं, जो अगला आपके सामने है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल राइट। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो गांठें होती है गले की ओर की, तो उनका मतलब उनको यही बता कि अब ये कैंसर का रूप लेगी। तो क्या हर एक गांठ कैंसर का ही रूप होती है या इसके कुछ अलग रीजंस होते हैं या कुछ अलग बीमारियां? ये ऐसा नहीं है। देखो, अब कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमनली बढ़ रहा है तो ये डरना तो वाजिब है कि गले में गांठ है तो कैंसर की होगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत बिनाइन जो गांठें हैं, मतलब जो नॉर्मल गांठें हैं, वो ज़्यादा हैं, कैंसर की गांठें तो बहुत कम है। अब किस किस की गांठ हो सकती है? जैसे अपन पहले फीमेल्स की बात करेंगे तो उनमें थायराइड की गांठ बहुत कॉमन है। वो गले के इस एरिया में होती है, पेनलेस होती है, मतलब दर्द नहीं करेगी वो कभी। दूसरी ट्यूबरकुलर गांठें होती हैं, टीबी की गांठें होती हैं, वो भी अपने दोनों साइड में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उनकी खास बात ये है वो दर्द नहीं करती और मल्टीपल होती हैं, मतलब एक गुच्छे में होती हैं, 3-4 गांठें होंगी ऐसे। ठीक है। और दोनों साइड में किधर भी हो सकती हैं। तो एक भाई दर्द न करने वाली गांठें थायराइड की हो सकती हैं, टीबी की हो सकती हैं। दर्द करने वाली कौन सी गांठें हो सकती हैं? और दर्द करने वाली यदि आपको गले में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से लिम्फ नोड आ जाती हैं, उसकी जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड है वो फूल जाती हैं, वो पेनफुल होती हैं। कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उनमें पस हो जाता है तो होती हैं। या कई बार 2 लार की ग्रंथियाँ होती हैं, बड़ी ग्रंथियाँ पेरोटिड और नीचे एक सबमैंडिबुलर होती है, उनमें भी सूजन आती है तो गले की गांठों के रूप में वो अपने को दिखाई देती हैं, वो भी पेनफुल होती हैं। अब बात रही कैंसर की गांठें, तो कैंसर की गांठें शुरुआती स्टेज में पेनलेस होती, दर्द नहीं करती, लेकिन उनका स्पेसिफिक ये है कि वो स्टोनी हार्ड होती हैं, बिल्कुल हार्ड होंगी वो, और उनके साथ गले के कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे। बहुत कम कारण है कि गले के बिना सिम्टम्स के भी गांठें आती हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम है, जैसे 0.5% या ऐसा ही है जी। इसलिए आपको बिल्कुल गले में गांठ होती है डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको अलग अलग कैटेगराइजेशन बताया उससे आप ध्यान रखें। यदि आपके जुकाम के साथ गांठें आ रही हैं तो बिल्कुल ना डरें, अपने एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स है वो लें समय के अनुसार। यदि वो गले की खरांश यदि या गले का इन्फेक्शन 5 दिन में खत्म हुआ तो गांठ 15 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके थायराइड की गांठ है तो उसका अपना आगे थायराइड फंक्शन टेस्ट या जो भी FNSE वो करा के देखते हैं कि वो तकलीफ वाली तो नहीं। अब थायराइड में भी कैंसर होता है लेकिन वो अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। अब लार की ग्रंथियों की सबमैंडिबुलर या पेरोटिड की गांठें होती हैं, पेरोटिड की यहाँ होती हैं और सबमैंडिबुलर की नीचे, उनका स्पेसिफिकेशन होता है कि आप जब खाना खाते हो तो वो बढ़ जाती हैं क्योंकि लार तो उसी टाइम बनेगी। इसलिए अपन ऐसे सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और वो कब आ रहे हैं उसके अनुसार अपन कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। और कैंसर की तो मैंने आपको बता ही दिया, वो शुरुआती स्टेज पेनलेस होगी
और उसके बाद में स्टोनी हार्ड होगी और उसके गले के सिम्टम्स साथ होंगे। और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उस कैटेगरी में आएंगे कि आप टोबैको यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं आप, या अल्कोहल ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी, तो सर हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइफस्टाइल को लेकर? मैं लाइफस्टाइल को लेके यही देना चाहूँगी कि ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताएं, बिल्कुल टोबैको का यूज़ ना करें, स्मोकिंग से दूर रहें, अल्कोहल का बिल्कुल यूज़ ना करें। अल्कोहल की एक भी बूंद आपके लिए जहर है, ये समझें। कई बोलते हैं भाई इतने ml, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेटेस्ट क्राइटेरिया है कि एक भी बूंद आपके लिए जहर है। दूसरी बात, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, हरी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, सुबह योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें। अपने जीवन के लिए कम से कम मेरा मानना है कि 24 घंटे में से 30 मिनट तो अपने आप को दें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को वापस रिकवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।